तो यहाँ तक क्लियर हो गया। स्टेप फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, स्टेप सेकंड कटिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू स्पेसिफिक लोकेशन। यानी जो हमने जेनेटिक मटेरियल या डीएनए किसी सेल से प्राप्त किया, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल या कोई सेल से हमने सबसे पहले तो वो चाहिए डीएनए या आरएनए जो उसका जेनेटिक मटेरियल है। उस जेनेटिक मटेरियल में से हमें वो जीन चाहिए जिसमें वो सूचनाएं स्थित हैं विशेष प्रकार के प्रोटीन या हार्मोन बनाने की। तो उसको हम स्पेसिफिक लोकेशन चेक करके जेनेटिक मटेरियल से काट करके अलग करते हैं। ये स्टेप सेकंड था। स्टेप सेकंड के बाद फिर हमने बताया था आपको कि ये जो सेल है, सेल से हमने क्या निकाला, डीएनए, और डीएनए से हमने एक विशेष लोकेशन डीएनए की ये थी, ये जीन, इसको निकाल के अलग किया। स्टेप फर्स्ट में हमने सेल से डीएनए निकाल के अलग किया, स्टेप सेकंड में हमने उससे एक जीन निकाल के अलग किया, और उसके बाद स्टेप थर्ड में हम एम्प्लीफिकेशन करेंगे जीन का। ठीक है, यानी एक जीन से बहुत सारे जीन बनाएंगे। ये एक सिंगल जीन है, इस सिंगल जीन के हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें से बहुत सारी कॉपी बनाएंगे। तो स्टेप थर्ड आपको क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन with help of PCR। with help of PCR स्पेसिफिक जीन को हमने, बहुत सारे जीन इस पूरे डीएनए में से बहुत सारे जो जीन हैं उनमें से जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से अलग कर देते हैं। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करने के कारण हमें अपना जैसे तो छोटा डीएनए का फ्रेगमेंट है, उसके बाद उसके बड़ा, उससे बड़ा क्रमशः अलग अलग फ्रेगमेंट्स पता चल जाते हैं। उसमें से जो स्पेसिफिक जीन है वो सबसे छोटा होगा, हमें बाकी डीएनए से के टुकड़ों से मतलब नहीं है। स्पेसिफिक छोटा सा जो जीन है उससे मतलब है, तो सबसे आगे की ओर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें मिल जाएगा। उसको हमने काट के अलग किया और उसको हमने पीसीआर में, आपको मालूम है थर्मोसाइक्लर कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उस पीसीआर में हमने डाला और पीसीआर में डीएनए से बहुत सारे डीएनए बना देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एम्प्लीफिकेशन। और इस एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा हमें बहुत सारे जो डीएनए प्राप्त हुए हैं, इन डीएनए को जो डिजायर्ड जीन है या स्पेसिफिक जीन है, उस जीन को हम किसी वेक्टर में जोड़ करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। तो स्टेप 4 में आप पढ़ेंगे प्रिपरेशन एंड इंसर्जन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहले क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहला है स्टेप 4, प्रिपरेशन एंड insertion recombinant DNA into host cell। क्या करेंगे, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसका पहले प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद उसको हम होस्ट सेल में इंसर्शन करेंगे। होस्ट सेल जो भी हम यूज करें सबके लिए अलग अलग होस्ट सेल होती हैं, अलग अलग होस्ट सेल के अनुसार अलग अलग वेक्टर का चयन करना पड़ता है। तो चीज़ें हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, उन पुराने वीडियो में आप देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
तो जो हमने पीसीआर की सहायता से स्पेसिफिक डीएनए बनाया, इस डीएनए को हमने एक स्पेसिफिक वेक्टर में जोड़ दिया तो बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने किसी होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करा दिया। तो होस्ट सेल के अंदर इंसर्जन कराना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंसर्जन कराना कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया और इस प्रकार से होस्ट सेल के अंदर जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच गया तो फिर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर पहुंचने के बाद उस होस्ट सेल को सुटेबल एनवायरनमेंट देंगे, न्यूट्रिएंट्स या फर्मेंटर्स देंगे जिनकी सहायता से होस्ट सेल पोषक पदार्थों का उपयोग करके तेजी से अपनी जैसी बहुत सारी नई सेल बनाएगी। और जब नई सेल बनाएगी तो सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे हम, जो फॉरेन डीएनए था रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो हमने फॉरेन डीएनए जोड़ा था तो वो डीएनए होस्ट सेल के अंदर पहुंच गया। अब होस्ट सेल के अंदर पहुंचने के बाद हमने बताया था बायो रिएक्टर्स में हम उनको डाल देंगे। बायो रिएक्टर में न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ में उसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया। तो अब उसमें क्या होगा, फॉरेन जीन जो हमने डाला है उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो कहाँ मिलेगा, किसी होस्ट सेल के अंदर होने वाली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बाद, प्रोटीन सिंथेसिस के बाद। तो हमने बायोरिएक्टर के अंदर सुटेबल न्यूट्रिशन दे करके और उस होस्ट सेल को जब हमने पोषक पदार्थ उपलब्ध कराए तो पोषक पदार्थों की सहायता से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट वो होस्ट सेल तैयार करेगी जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के माध्यम से प्रोटीन का निर्माण करेंगे। और फॉरेन जीन प्रोडक्ट जब प्राप्त हो जाएंगे तो उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोडक्ट जब प्राप्त हो गया तो फिर क्या है अगला स्टेप, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हमने बताया था आपको कि कोई प्रोडक्ट तैयार होने के बाद उस प्रोडक्ट को सेपरेट करना, सेपरेट करने के बाद उसको फिल्टर करना, फिल्टर करने के बाद उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाना ताकि वो प्रोडक्ट ख़राब ना हो, और प्रिजर्वेटिव मिलाने के बाद फिर उस प्रोडक्ट को क्लिनिकल ट्रायल में ले जाएंगे। क्लिनिकल ट्रायल जब सफल रहेगा तब उसकी स्पेसिफिक डोज के पैकेट तैयार करेंगे, इंजेक्शन, टैबलेट, पाउडर जो भी हम तैयार करेंगे वो स्पेसिफिक डोज के अनुसार उसके छोटे छोटे टैबलेट्स या इंजेक्शन तैयार करेंगे या पाउडर तैयार करेंगे और उसको फिर हम जो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद कहाँ ले जाएंगे, मार्केटिंग में। नेक्स्ट 7 है मार्केटिंग। इस प्रकार से आपको हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एक समरी इसमें बताई, इस समरी के माध्यम से आपको सभी स्टेप क्लियर हो जाएंगे और इस समरी में जो फ्लो है वो क्लियर हो जाएगा। हर स्टेप के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। पहले हमने शुरू में बताया था कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल वो की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में हम लोग जो है सेल को पृथक करके, जैसे प्लांट सेल है, बैक्टीरियल सेल है,
फंगल सेल है या एनिमल सेल है, तो सबसे पहले उसकी सेल वाल को तोड़ेंगे। जो भी सेल है, हमने जो इसे जेनेटिक मटेरियल को निकालना है, तो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, प्लांट सेल में सेल वाल होती है, उसको तोड़ना पड़ेगा। अगर फंगल सेल है, बैक्टीरियल सेल है, उसमें भी सेल वाल होती है, उसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती, तो हमें सेल वाल को तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। अब सभी की सेल वाल अलग अलग प्रकार की होती है। प्लांट सेल है तो उसकी सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है, तो हम एंजाइम डालेंगे, सेलुलेज एंजाइम, जो सेलुलोज को डिजॉल्व कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। और यदि बैक्टीरियल सेल है तो बैक्टीरियल सेल की जो सेल वाल है पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन को डाइजेस्ट करने के लिए हम लाइसोजाइम का यूज करेंगे। लाइसोजाइम हमारे लार में होते हैं, ईयर्स में होते हैं, तो थोड़ा सा लार या आंसू या कोई भी जो है जो आपका फूड है उसमें लाइसोजाइम पाए जाते हैं, वो हम डाल देंगे थोड़ा सा। तो बैक्टीरियल सेल में जो आउटर पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वाल है वो डिजॉल्व हो जाएगी। और तीसरा, फंगल सेल अगर है तो फंगल सेल में सेल वाल बनी होती है काइटिन की, और काइटिन को डिजॉल्व करने के लिए हम काइटिनेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हम सेल वाल को जब तोड़ देंगे, तो सेल वाल को तोड़ने के बाद अब सेल वाल सेपरेट हो जाएगी। उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वाल के अंदर है। एनिमल सेल में डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लांट सेल में पहले बाहर सेल वाल है। फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल में सेल वाल है। तो सेल वाल टूटने के बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको प्रॉपर्टी मालूम है आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम जो है किसी ऑस्मोटिक लाइसिस के द्वारा तोड़ सकते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डालेंगे तो सेल हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो पानी अंदर आएगा, जब ज़्यादा पानी आएगा तो सेल फट जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फट जाएगी तो आपका जो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस लिपिड और प्रोटीन से बनी है, उसी से सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनी हुई है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फटेगी फिर सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फट जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब फट जाएगी तो डीएनए अपने आप बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट में अगर डाल देंगे साबुन के घोल में, तो भी आपको मालूम है कि जो लिपिड क्लियर है लिपिड डिजॉल्व हो जाएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब लिपिड डिजॉल्व हो जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों फट जाएंगी या टूट जाएंगी। इस प्रकार से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पाइनएप्पल जूस डाल करके, पपीते का रस डाल करके, इनकी सहायता से हम तोड़ सकते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब टूट जाएगी तो ऐसी स्थिति में फिर हम मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने जो सॉल्यूशन लिया इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट गई। सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब टूट गई तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूट गई, तो हम उसमें एल्कोहल ऐड करते हैं। कैसा एल्कोहल? चिल्ड एल्कोहल। टेस्ट ट्यूब में हम ठंडा एल्कोहल जब डालेंगे, ऊपर से हम जो है क्या करेंगे, चिल्ड एल्कोहल डालेंगे, तो चिल्ड एल्कोहल डालने के कारण डीएनए ऊपर आ जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेल नीचे रह जाएंगी, और जैसे चिल्ड एल्कोहल डालेंगे तो डीएनए इस ऊपर आ जाएगा। उसको हम एक कांच की रॉड द्वारा निकाल करके अलग कर देंगे। इस प्रकार से हमारा डीएनए सेपरेट हो जाएगा, और डीएनए को सेपरेट करके हम फिर आगे उस डीएनए में स्पेसिफिक लोकेशन पर जो आपका रिक्वायर्ड जीन है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। जीन को प्राप्त करने के लिए आपको मालूम है कि जो भी जीन हमें चाहिए है उसको काट के अलग करने के लिए हमें रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। और रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो हमें चाहिए हैं उन अलग अलग सेल में अलग अलग प्रकार के रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को उपयोग करते हैं। तो जिस प्रकार के रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज की आवश्यकता है हम देख करके उस विशेष रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को अलग करेंगे, और उसकी सहायता से हम विशेष लोकेशन पर स्थित जीन को काट करके सेपरेट करेंगे। तो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो आपने पढ़े हैं उसमें कुछ ऐसे रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हैं
जो डीएनए के किनारे से काटते हैं उनको बोलते हैं हम एक्सोन्यूक्लियेज। कुछ ऐसे न्यूक्लियेज एंजाइम हैं जो बीच से एक निश्चित पोजीशन से काटते हैं डीएनए को, उसको बोलते हैं हम इंडोन्यूक्लियेज। तो एक्सोन्यूक्लियेज या इंडोन्यूक्लियेज अलग अलग इंडोन्यूक्लियेज डीएनए की सहायता से हम डीएनए को काटेंगे। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर हमने क्या यूज किया था, डीएनए को अलग करने के लिए रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज किया। ये एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम और एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम दोनों तरह के होते हैं। तो रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बीच से एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जीन को काट के अलग कर देगा। कहाँ से काटेगा? स्पेसिफिक लोकेशन से काट के अलग कर देगा। तो बाकी जेनेटिक मटेरियल ये हमारे काम कर रहे हैं, ये हमारे काम कर रहे हैं। हमारे लिए काम की चीज़ ये बीच से जितना हिस्सा होना चाहिए ये हमने इसको प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या बताया था? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने बताया था कि जैसे ये एक तरफ कैथोड और एनोड लगाएंगे तो हमेशा जो है एक पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर ये है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए न्यूक्लिक एसिड आपका नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए, तो यहाँ से डीएनए के पार्टिकल आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो सबसे आगे, उससे छोटा पार्टिकल उससे पीछे, उससे बड़ा पार्टिकल और पीछे, सबसे बड़ा पार्टिकल सबसे पीछे। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्लेट है, वो जेल की प्लेट है, इसमें अलग अलग लोकेशन पर जो न्यूक्लिक एसिड है, ये एक जेल जो एग्रोज जेल है उसमें हमें आगे की ओर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब रखते हैं तो उसको होते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसकी सहायता से जो छोटे पार्टिकल बड़े पार्टिकल अलग अलग स्पीड से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे आगे की ओर छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम स्कैन करके उसकी फ़ोटो लेकर उसकी लोकेशन चेक करके उसको एक ब्लेड से एक हिस्से को काट करके अलग करते हैं। इस प्रकार से जो हमारा डिजायर जीन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से हमने इसको काट करके अलग कर दिया। ठीक है, अब आप आगे काम शुरू होगा हमारा, क्योंकि अब ये हमें जीन चाहिए था जिससे हमें कोई प्रोडक्ट तैयार करना है। उस बिना जीन को प्राप्त किए हमारा जो प्रोसेस था वो शुरू ही नहीं हो पा रहा था। तो अब उस प्रोसेस को शुरू करने के लिए हमने जो स्पेसिफिक जीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से प्राप्त किया, इसको हमने उठा करके डाल दिया पीसीआर में। थर्मोसाइक्लर रिएक्शन होती है, थर्मोसाइक्लिक रिएक्शन में पीसीआर में हम अल्टरनेट क्रम में एक निश्चित टेम्परेचर देते हैं और उस निश्चित टेम्परेचर पर हम देखते हैं कि पीसीआर में डीएनए मल्टीप्लाई कर जाता है। तो पीसीआर में डीएनए मल्टीप्लाई करता है, उस प्रोसेस को हम 3 स्टेप में पढ़ते हैं। पहली प्रोसेस बताई गई आपकी एम्प्लीफिकेशन में थर्मोसाइक्लर है, उसमें सबसे पहले डीएनए की जो 2 चेन है दोनों अलग होती हैं, यानी डीएनए की चेन है ऐसे आपस में जो जुड़ी हुई हैं डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों अलग हो जाएंगी। ये प्रोसेस कहलाती है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के बाद फिर एनिलिंग करते हैं। एनिलिंग में हम डीएनए प्राइमर यहाँ और यहाँ जोड़ देते हैं। डीएनए प्राइमर जब जोड़ देते हैं तो डीएनए प्राइमर अपने जैसे ही डीएनए का एक्सटेंशन करता है, आगे की ओर ये डीएनए बन जाता है, इधर आगे की ओर ये डीएनए बन जाता है। तो इस प्रकार से हमें बता रहा है कि पीसीआर जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन ये 3 स्टेप होते हैं। डीनेचुरेशन की प्रोसेस 94 डिग्री पर करते हैं, जिससे दोनों डीएनए की चेन के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट करके दोनों डीएनए सेपरेट हो जाते हैं। फिर 55 से 65 डिग्री पर एनिलिंग करते हैं, जिसमें आरएनए डीएनए प्राइमर को जोड़ देते हैं दोनों चेन में, और उसके बाद 72 डिग्री पर ये डीएनए प्राइमर आगे अपने डीएनटीपी का उपयोग करते हुए डबल स्टैंडर्ड डीएनए चेन का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार से एक राउंड में 1 से 2 डीएनए बन जाएंगे, 2 राउंड में 2 से 4 डीएनए। और थर्मोसाइक्लिक रिएक्शन जब बार बार चलती रहती है तो जितने राउंड रिएक्शन चलेंगे उतनी बार में डीएनए मल्टीप्लाई होता रहता है। हर स्टेप में डीएनए 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना इस तरह से मल्टीप्लाई करता रहता है। इस प्रकार से पीसीआर की सहायता से हम डीएनए को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और इस मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर हम उस डीएनए को किसी रिकॉम्बिनेंट किसी वेक्टर के साथ जोड़ करते हैं। जैसे आपका जो डीएनए बन गया, ये डीएनए बना, उसको हम ये वेक्टर
वेक्टर है, मान लीजिए ये PBR322 है, इसमें हमें ये डिजायर जीन को जोड़ना है। तो स्पेसिफिक लोकेशन पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हमने यहाँ पर यूज किया था डीएनए को काटने में, वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम वेक्टर को काटने में यूज करेंगे। सेम रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोटाइड की सहायता से हम जो एज किनारे जो कटिंग एज बनाएंगे वहाँ काट करके फॉरेन डीएनए को जोड़ देंगे। फॉरेन डीएनए को जोड़ने के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर हम क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर प्रवेश कराएंगे, जिसको हमने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस सेल की आउटर मेम्ब्रेन जो है CaCl2 से हम रिएक्शन कराएंगे। फिर मेम्ब्रेन में आकर के ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पार्टिकल में जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे। बिना रिएक्शन तो है CaCl2 रिएक्शन के ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है सेल में जुड़ नहीं पाता, और जब ये जुड़ जाएगा उसके बाद हम हीट स्टॉप देंगे तो धीरे धीरे ये पार्टिकल लगातार हीट स्टॉप के कारण क्या करते हैं हम 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, उसके बाद फिर 0 डिग्री आइस पे रखते हैं, फिर 42, फिर 0, फिर 42, फिर 0, इस तरह से हीट स्टॉप द्वारा कैल्शियम क्लोराइड है जो उसके पूरा की रिएक्शन के कारण जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में जुड़ गया था वो अंदर आ जाता है। अब सेल के अंदर हमारा डीएनए पहुँच गया, इसको हम बोलते हैं वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा तरीका यह है डायरेक्ट इसकी सहायता से हम इंजेक्शन को की सहायता से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर डाल सकते हैं, मतलब डीएनए को अंदर डाल सकते हैं। उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की या वेक्टर के साथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो भी एक मेथड है। अब होस्ट सेल के अंदर जब वो वेक्टर पहुँच गया तो उसमें फिर क्या आगे क्या है, इंसर्जन हो गया, तो फिर उसके बाद ऑब्टेनिंग फॉरेन प्रोडक्ट बनाने के लिए सेल्स को एक बड़े बायोरिएक्टर में रख करके न्यूट्रिशन दे करके और न्यूट्रिशन की सहायता से उन सेल को मल्टीप्लाई कराते हैं, सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं सुटेबल एनवायरनमेंट दे करके। जब प्रोटीन सिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को हम आगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के माध्यम से अलग करते, उसको सेपरेट करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं। प्यूरीफाई करने के बाद उसमें प्रिजर्वेटिव मिला करके उसको प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद फिर क्लिनिकल ट्रायल के बाद जब प्रोडक्ट के डोजेस और उसका रिस्पॉन्सेस क्लियर हो जाते हैं तब फिर हम उसको मार्केटिंग के लिए भेजते हैं। इस प्रकार ये बायोटेक्नोलॉजी आपकी पूरी है। इस लेक्चर के साथ में मेन जो जितने भी स्टेप हैं वो पूरे क्लियर हो गए हैं। और यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहाँ पर क्या उपयोग है वो हमने एक अलग लेक्चर आपको बनाए हुए हैं, बीच बीच में वो भी लेक्चर साथ में मिलेंगे आपको। तो क्या क्या चीज़ें हम बनाते हैं उनके बारे में बता चुके हैं, आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। इस प्रकार से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस टॉपिक के पूरे हो जाएंगे। और इसके बाद कोई क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मैसेज करके उनको जो है